भाई का स्वागत है हमारे चैनल थैंक पे। यू। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए। एकदम बढ़िया। और बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी। मैंने अभी ना विक्रम भैया का पॉडकास्ट डाला था, तो हाँ। उसमें कमेंट्स आए थे, और उस पे फिर विनम्र कसाना वाला पॉडकास्ट मैंने देखा। हाँ जी। ठीक है। मैं कहा भाई को बुला के थोड़ा सा कैजुअल डिस्कशन करते हैं। ठीक है। टेक्निकल तो विक्रम भाई ने कर लिया। ठीक है। कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पहुंच गए। हाँ जी। बट लाइक बीइंग आप इतने सारी वीडियोस बनाते हो, मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे ज्यादा डीएम किस चीज के आते हैं। मुझे लगता है वो कोर प्रॉब्लम है एक कॉमन ऑडियंस की। सबसे ज्यादा डीएम किस क्या पे आता है? पूछते हैं लोग आप आपके डीएम पे आके गाड़ियों से रिलेटेड? पहला कि डिस्काउंट कैसे मिलेगा उसके ऊपर। हम्म। सेकंड कि भाई कोई 2-3 साल पुरानी कोई स्कॉर्पियो एन दिला दो, हम्म। एक्सवी 700 वगैरह दिला दो, ये सब। और थर्ड होते हैं मेनली गाड़ियों के बारे में। मान लो बलेरो की अभी एक नई जनरेशन को लॉन्च हो रहा है, तो भाई उस पर वीडियो बनाओ, उसके रेंडर्स वगैरह बनाओ। जैसे मैं रेंडर्स भी बनवाता हूँ गाड़ियों हम्म। के ऊपर। तो उस सब के आते हैं, मतलब मेनली जो थोड़ी वाइडर ऑडियंस को केटर करती है ना गाड़ी, अब बलेरो हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, हैरियर हो गई, जो इनकी नेक्स्ट जनरेशन है, उसके ऊपर आते हैं कि इसकी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बताओ, क्या क्या होने वाला है इनके अंदर। बुलेरो की नेक्स्ट जनरेशन देखिए अभी जो वो हाँ, सच सही टेस्ट हो रही है, हाँ। वही ऐसा, एग्जैक्टली वो हाँ, वही है। वही होगी। अभी थोड़ा बहुत रिव्यू किया है। रिव्यू मतलब, हाँ, उसके बड़ी ऊपर। खतरनाक लग रही है यार मेरे को तो। हाँ, एग्जैक्टली, वो थोड़ी डिफेंडर यांग वैंग U8 वाली एक थोड़ी एक बहुत। मैं उसका एक कमेंट देख रहा था, कमेंट सेक्शन में लिखा था वेगनर, डिफेंडर, जी वैगन इज इक्वल टू बुलेरो। इस हाँ, तरीके से डाला हुआ था वो वो। बॉक्सी, जैसे आजकल ना बॉक्सी गाड़ियों का ट्रेंड काफी चल रहा है हम्म। कि ऐसे थोड़ी स्क्वेरिश गाड़ियां और रूफलाइन एकदम सीधी हो, विंडो आर्चेस वगैरह ऐसे थोड़े ऐसे बाहर को निकले हो, तो वैसी गाड़ियों का ट्रेंड चल रहा है, डिफेंडर जैसी। तो वैसी भी हर एक ब्रांड इमिटेट करने का ट्राई कर रहा है, और बलेरो की वैसे भी जो ब्रांड वैल्यू है थोड़ी ऐसे ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड, थोड़ी ऐसे यूटिलिटेरियन जैसी है। हम्म। तो उसको ही थोड़ा ऐसे उस पे ही, मतलब थोड़ा और एम्फोसिस करने के लिए ऐसे बना रहे हैं। और वो मेरे ख्याल से ऐसा क्या होने वाला है बलेरो के साथ, कि जो एग्जिस्टिंग वाली जो बलेरो नहीं आती, जो पुरानी वाली आती है, वो तो सेम वो बिकेगी मार्केट में। ये साइड बाय साइड उसके बिकेगी, जैसे स्कॉर्पियो है ना, कि स्कॉर्पियो में क्लासिक वाला एक वर्जन हो गया, और एन वाला अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो वैसे ही होगा इसमें एक नया वाला वर्जन होगा बलेरो का, जो कि ऐसे थोड़ा सिटी स्लैश विलेज टाइप होगी, और वो पुरानी वाली तो केटर कर ही रही है Tier 2 Tier 3 सिटीज को। तो वो होगा। No. जब भी हाँ, आप एक कॉमन बंदा जब भी कार परचेज के लिए सोचता है ना, तो उसके दिमाग में ना बहुत सारे ख्याल होते हैं कि वो एक्सयूवी की तरफ जाए, सेडान की तरफ जाए। अब सबसे पहले उसको ये नहीं पता कि भाई उसकी ड्राइव कैसी है। ठीक है, चलो ड्राइव स्पेसिफिक मैं बात नहीं करता, मैं कार स्पेसिफिक बात करता हूँ। अब ये आंसर मैं आपसे पूछता हूँ, जब भी हम नई गाड़ी लेने जा रहे होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी चीज दिमाग में रखनी चाहिए? अब वो ब्रांड, मैं अभी ब्रांड स्पेसिफिक नहीं हो रहा, हम्म। मैं कार स्पेसिफिक हो रहा हूँ। हम्म। ठीक है। अब ये मैं वो कार की बात कर रहा हूँ जो जनरली ज्यादा यूटिलिटी में आ रही है। अब ठीक उसमें है। मारुति भी है, टाटा भी है, महिंद्रा भी है। ठीक है। तो क्या रिकमेंड करोगे कि अगर आप कोई भी नई गाड़ी लेने की सोच रहे हो, तो ये तीन चार की फैक्टर्स या की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देने चाहिए? दो जो सबसे मेरे ख्याल से, मैं 95% ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ भी है, इसमें लग्जरी गाड़ियां वगैरह शौक वाली गाड़ियां नहीं है। इंक्लूडेड नहीं है। पहला देखो गाड़ी की एवरेज, सेकंड देखो गाड़ी की मेंटेनेंस। पहले अगर गाड़ी की एवरेज तुम्हारी अच्छी है, अगर तुम हम्म। रोज सिटी में चला रहे हो, एवरेज अच्छी नहीं है, चलाने का मन नहीं करेगा तुम्हारा। ठीक है, तो पहला गाड़ी की एवरेज देखो अच्छी होनी चाहिए, 15 के ऊपर ट्राई करो, और वो जनरली हल्की गाड़ियों में होगी, मारुति वगैरह में या फिर इन सब में होती है। तो 15 के ऊपर की अगर एवरेज मिल जाए सिटी वाली ड्राइव में, जो कि मुश्किल है मिलना आजकल, बलेनो वगैरह में 12 की आती है। और सेकंड है कि उसकी अगर मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, उसके पार्ट सस्ते हैं, तो अगर वो ठुकती भी है, अगर आप उसकी मेंटेनेंस कराते भी हो, तो उसमें इतना दिल पे ना लगे, तो वो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है। और ऐसी गाड़ियों की ही फिर रीसेल भी अच्छी होती है बाद में, जिनकी ओके। मेंटेनेंस कॉस्ट और जिनकी एवरेज ज्यादा अच्छी है ना, तो जब आप बेचने भी जाओगे 3-4 साल बाद, तो उसकी आपको हाईयर वैल्यू भी मिलेगी। मारुति का चलने का तभी इंडिया में मेन रीजन है कि वो इन दो चीजों पे बहुत एम्फोसिस करते हैं अपनी गाड़ियों में, मतलब फीचर वगैरह वो सनरूफ वगैरह दे रही है, और स्टार्टिंग से जो एवरेज वाला पार्ट है और जो मेंटेनेंस कॉस्ट वाला पार्ट है, उन्होंने उसकी बेस्ट अपनी, मतलब दिया है। उनके सर्विस सेंटर आपको हर एक स्टेट में 5-6 मिल जाएंगे, आसानी से उनके पार्ट्स मिल जाएंगे, 60-60 रुपए की उनकी इंटीरियर लाइटें आती है। तो इसलिए फिर वो लोग तभी उनको प्रेफर करते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि ऐसे इनके अंदर सेफ्टी नहीं है मारुति की गाड़ियों में। पर यार, एक जो बाइक वाला बंदा है, जो पहले 1 लाख की बाइक चलाता था, अब वो उसकी फैमिली बन गई है, अब उसको गाड़ी खरीदनी है, तो 5-6 लाख में अगर उसको गाड़ी मिल रही है, जो ऑलमोस्ट उतनी ही एवरेज प्रोवाइड कर सकती है जितनी बाइक कर रही है, तो उसके लिए तो ठीक ही है। कंफ्यूजन पता लोगों को कहाँ आता है? लोगों को चाहिए कि यार एवरेज भी अच्छा दे, लोगों को चाहिए यार मेंटेनेंस भी सस्ती हो। अब इन दोनों चीजों को लोग सोचते हैं कि ये चीज अगर अच्छी है तो कार अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि कार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेफ्टी। अच्छा। सेफ्टी को कहीं ना कहीं हम
पीछे कर देते हैं। पीछे कर देते हैं, यार ठीक है गाड़ी तो है। मैं आपके पॉइंट ऑफ से पूछता हूँ कि आप सेफ्टी को कार मेंटेनेंस और कार एवरेज से ऊपर रखते हो, या पहले कार का माइलेज, कार की सेफ्टी कैसे कैटेगराइज करोगे? अगर तो तुम पहली गाड़ी अपनी परचेज, इफ यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम अ बाइक टू अ कार, हम्म, फिर तुम्हारी फर्स्ट क्राइटेरिया मेरे ख्याल से सेफ्टी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी ऑलरेडी अगर तुम एक बाइक से कार के ऊपर शिफ्ट कर गए हो, तो ऑलरेडी वर्स्ट टू वर्स्ट गाड़ी भी ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करेगी एज कम्पेयर टू एक बाइक। तो तुम्हारा फिर जो होना चाहिए कि तुम अपना एक्सपेंडिचर रिड्यूस करने का ट्राई करो, कि मेरा पेट्रोल पे कम खर्चा आ रहा है, मेरा मेंटेनेंस पे कम खर्चा आ रहा है। उसके जो नेक्स्ट वाला स्टेप है, जब तुम उस एंट्री लेवल गाड़ी से एक थोड़ी प्रीमियम गाड़ी के ऊपर शिफ्ट कर रहे हो, फिर तुम्हारा एम्फोसिस होना चाहिए सेफ्टी के अंदर, कि इसमें 6 एयर बैग्स है, 5 स्टार एनकैप रेटिंग है, एबीएस ईबीडी, वो तो स्टैंडर्ड आते ही है। तो तब इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। फर्स्ट, अगर तुम्हारी फर्स्ट गाड़ी है, एंट्री लेवल गाड़ी है, तुम बाइक से कार पे शिफ्ट हो रहे हो, फिर नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। ये मैं एकदम ऐसे जो स्टार्ट कर रहे हो 25-26 साल वाले लोग, उनके लिए बोल रहा हूँ। जब आप आगे फिर शिफ्ट कर रहे हो, फिर सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद, जब नेक्स्ट गाड़ी आप परचेज कर रहे हो। next- क्योंकि पता है दिक्कत क्या है, कि अगर आप बाइक से कार के ऊपर शिफ्ट कर रहे हो और तुमने सेफ्टी को एक क्राइटेरिया रख लिया, पर मान लो तुम्हारा एवरेज कम दे रही है गाड़ी, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है, तो वो अब वो ज्यादा खलेगी इंसान को। सेफ्टी तो एक बार ही ट्राई आनी है उसके दिमाग में, पर वो जो रूटीन में जो फ्यूल एफिशिएंसी कॉस्ट वगैरह आएगी ना, वो फिर उसे थोड़ी खलेगी। तो अगर और ऐसी गाड़ियां भी है जो आपको तीनों आजकल प्रोवाइड करने लगी है, मतलब जैसे जो टियागो वगैरह टाटा मोटर्स की, उसमें भी काफी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी आती है उसके सीएनजी वाले वर्जन में। सेफ्टी बढ़िया उसके अंदर, बिल्ड क्वालिटी भी डिसेंट है, तो वो ले सकते हो। तो मतलब आजकल अब सस्ती गाड़ियों में भी सेफ्टी अच्छी आने लगी है। अभी बलेनो का एनकैप रेटिंग हुई है, 5 स्टार रेटिंग आई है। तो आजकल सस्ती गाड़ियों में भी तो सेफ्टी दो अच्छी। तीन रिकमेंडेशन कर दो ना, जो लोग माइलेज की तरफ जा रहे हो और मेंटेनेंस की तरफ जा रहे हो, वो कौन सा ब्रांड पिक कर सकते हैं? माइलेज और मेंटेनेंस दोनों चाहिए। हाँ, माइलेज नहीं, माइलेज मेंटेनेंस एक साइड हो गया, सेफ्टी भी चाहिए साथ में। अभी सेफ्टी को मैं थोड़ा साइड कर देता माइलेज हूँ। और मेंटेनेंस सिर्फ सोल क्राइटेरिया माइलेज और मेंटेनेंस है। हाँ, बिकॉज मेजर मेजर ऑडियंस वो है। हाँ हाँ, हाँ। तो देन यू गो फॉर जापानीज कार, मारुति वगैरह ले लो। हम्म, बलेनो ले ली तुमने, ऑल्टो मतलब स्टार्टिंग लेवल वाली ले ली, फ्रॉन्क्स वगैरह ले ली, अंडर 10 लाख वाली गाड़ियां बोल रहा हूँ। उसके ऊपर थोड़ी अगर तुम सेफ्टी वाले एस्पेक्ट में ज्यादा जा रहे हो, तो तुम एक्सयूवी 3 एक्सो महिंद्रा की जो आती है, 10-11 लाख के आसपास की गाड़ी है, एंट्री लेवल वाला वर्जन, काफी अच्छी गाड़ी है। नेक्सॉन वगैरह ले सकते हो। तो इनमें आपको थोड़ी प्रीमियमाइजेशन वाली फील भी मिलेगी, थोड़ी बॉडी क्वालिटी अच्छी मिलेगी, थोड़े फीचर्स अच्छे मिलेंगे, और थोड़ा मतलब जो माइलेज वाला पार्ट है वो भी डिसेंट मिल जाएगा, अगर इनका पेट्रोल वाला वर्जन नहीं लेते तो। ओके। हाँ, डीजल में बढ़िया एवरेज है। ये जो इंडियन गाड़ी है ना, एक्सयूवी 3 एक्स हो गई, ये जो एंट्री लेवल वाली, इनमें प्रेफर करा करो कि डीजल गाड़ियां परचेज करो, अगर तुम एनसीआर वाले रीजन में नहीं रहते। क्योंकि इसमें फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह भी, और इनकी महारत भी उसी में ज्यादा है। पेट्रोल वाली गाड़ियां अभी ये थोड़ा बनाने लग गई है, पहले पर स्टार्टिंग डीजल से करी है इन सबने। तो डीजल इनकी स्टार्टिंग बढ़िया रहता है लेना। ओके यार, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़े मेजर ट्रांजिशंस कौन सी आपने देखी है अभी तक, कि सब बिल्कुल एकदम इन तकड़ी टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन होगी? प्रोडक्ट, हाँ, इन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ कोर्स प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, हाँ। सबसे बड़े ट्रांजिशंस, एक तो देखो स्टार्टिंग से अगर हम चले 1990s में, सबसे पहले 1990s में क्या था, इंडिया में जो ऑटोमोबिल मार्केट है कुछ भी बनी नहीं थी, बाहर के कार मेकर्स अलाउ नहीं थे इंडिया में। इंडियन कार मेकर्स कुछ बना नहीं रहे थे, मारुति 800 वगैरह आती थी। उसके बाद टाटा की आई थी सिएरा वगैरह, थोड़ी प्रीमियम गाड़ी, टाटा हाँ। मोटर्स, हाँ। 4 लाख रुपए की आती थी उस टाइम में। इन्फ्लेशन एडजस्टेड अब शायद 36 लाख रुपए की होगी वो आज। तो बढ़िया, उसके अंदर ऐसे 2 दरवाजे थे, पीछे से पूरा ऐसे ग्लास वाला एरिया था। तो उसने थोड़ा, भले वो गाड़ी बिकी नहीं, पर थोड़ा प्रीमियमाइज कर दिया मार्केट को, कि एक इंडियन कार मेकर भी ऐसी गाड़ी बना सकता है। फिर उसी के फुटस्टेप पे फॉलो करके फिर टाटा की इंडिगा वगैरह आई थी, और सफारी वगैरह आई थी 1998 के आसपास। वो उससे क्या हुआ, इंडिगा से मास मार्केट को एक बड़ी थोड़ी मारुति 800 से, जिसके अंदर ज्यादा स्पेस वगैरह है, एक गाड़ी मिल गई इंडिगा, 2.6 लाख का स्टार्टिंग प्राइस था मेरे ख्याल से। और सफारी मिल गई, जिन्हें थोड़ी प्रीमियमाइजेशन वाले उसमें जाना है, थोड़ा ऐसी बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी फैमिली है, 8-7-8 लाख के प्राइस में वो आने लग गई। इसके बाद अगला ट्रांजिशन आया 2000 के बाद, जब महिंद्रा फिर उनको फॉलो करने लग गया। 2002 में आई थी स्कॉर्पियो, पहली वाली एकदम स्टार्टिंग वाली। स्कॉर्पियो एन, नहीं नहीं, स्कॉर्पियो अच्छा स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो, ओके, पुरानी वाली 2000। स्कॉर्पियो आई हाँ। थी। वो अंडरकट करी थी सवारी के प्राइस को अराउंड 1.5 लाख रुपए से। तो वो आ गई, उसमें थोड़े कम ज्यादा बढ़िया फीचर्स थे, लुक्स अच्छी थी, और 1.5 लाख रुपए सस्ती थी। लोगों ने महिंद्रा के ऊपर जम करना शुरू कर दिया। फिर टाटा मोटर की सुमो वगैरह को रिप्लेस करने के लिए महिंद्रा ने बलेरो वगैरह बनाने लग गई। तो इससे फिर इंडियन मार्केट ग्रो करने लग गई हमारे इंडियन लोकल कार मेकर्स की। फिर 2008 के आसपास ना बाहर के कार मेकर्स और इंडिया में एंटर करने लग गए। फोक्सवैगन ग्रुप इंडिया में एंटर करा, शेवले की थोड़ी और गाड़ी एंटर करने लग गई, फोर्ड ने इंडिया को सीरियसली लेना स्टार्ट करा। उसके बाद एंडेवर वगैरह लॉन्च हुई थी 2009 में, फिर फॉर्च्यूनर लॉन्च हुई, वो एक बड़ा ट्रांजिशन पॉइंट मैं मानता हूँ। हाँ। क्योंकि उससे फिर जो बिग साइज
7 सीटर वाला सेगमेंट है वो थोड़ा फॉर्मलाइज हुआ था। राइट। पहले एंडेवर वगैरह आती थी और कैप्टिवा भी आती थी। इनोवा भी थी उस इनोवा समय। तो छोटे वाले सेगमेंट में हो गई, हाँ। एक कैप्टिवा भी आती थी और Hyundai की टूसॉन भी आती थी पहले वाला वर्जन, पर उसको कोई पूछता नहीं था। थोड़ा फॉर्च्यूनर से वो फॉर्मलाइज हो गया, फिर उसके अंदर और एंट्रेंट्स आ गए, महिंद्रा ने रेक्सटन लॉन्च करी अपनी, एंडेवर का नया वर्जन आ गया, तो उससे वो थोड़ी और प्रीमियमाइज हो गई। और फिर जो मेन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो ट्रांजिशन आया ना बाइंग पैटर्न्स के अंदर 2020 के बाद आया है। 2020 के बाद लोगों ने जो पहले वाले उनके मेन बाइंग डिसीजन थे ना उसको चेंज करे अपने बाइंग डिसीजंस, कि उन्होंने कहा अब हम इंडियन कार्स और परचेज करेंगे, जब मेक फॉर इंडिया वाला इम्पल्सिव डिसीजन हो गया कि नहीं हाँ, भाई ये लेना है तो लेना ही है। अब हाँ। इंडियन कार हाँ। मेकर्स पे और एम्फोसिस होने लग गया। 5 स्टार इनकैप रेटिंग और लोग देखने लग गए, इस गाड़ी के अंदर बढ़िया सेफ्टी है, इंडियन कार मेकर। तो टाटा और महिंद्रा की भी इससे काफी ग्रोथ अच्छी हुई। महिंद्रा ने थार लॉन्च करी 2020 में। थार वाला, हाँ। हाँ, उसका उससे बड़ा थोड़ी रेपुटेशन था। उनकी ऑफ रोडिंग वाली इमेज बनी। 2021 में एक्सयूवी 700 लॉन्च हुई। फिर टाटा मोटर की साइड बाय साइड नेक्सॉन का नया वर्जन आया था, फिर उसके बाद सफारी आई, हैरियर का नया वर्जन आया। तो मेरे ख्याल से मेन जो बाइंग ट्रांजिशन आया ना 2020 के बाद आया है, जो बाइंग ट्रांजिशन की ऐसे लोगों ने अलग तरीके से कार्स परचेज करना शुरू करा है। अगर आप हैरियर का एग्जांपल लो, उन 2019 में उनकी लॉन्च के 1 साल बाद ही सिर्फ 800 यूनिट्स बिक रही थी महीने की। 2021 में नया वर्जन लॉन्च हुआ फेस लिफ्टेड वाला, 3000 यूनिट्स बिकने लग गई। सफारी लॉन्च हुई, इसकी 2000 यूनिट्स बिकने लग गई। एक्सयूवी 700 की 1 घंटे के अंदर अंदर 25,000 बुकिंग्स आ गई। इंडियन कार इंडस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। तो जो परचेज डिसीजन है वो काफी चेंज हुए थे, कि इंडियन गाड़ी चाहिए, ज्यादा फीचर चाहिए, सनरूफ चाहिए हमें गाड़ी के अंदर, वो चेंज हुआ था। और ये इंडियन कार मेकर्स ने करा है प्राइमरली। वो कौन सा इंडियन कार मेकर है जो फुल्ली लोडेड कार कंप्लीट यहीं पे डिजाइन हो रही है, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या अभी भी हमें कुछ कुछ पार्ट बाहर से लेना पड़ रहा है? हाँ, मेजोरिटी पार्ट बाहर से ही आ रहे हैं अभी। अभी कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है? 100% वर्टिकल इंटीग्रेशन तो कोई भी इंडिया में क्या किसी भी कार मेकर की नहीं है। वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है मतलब जितने एक गाड़ी के अंदर पार्ट इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें से कितने पार्ट्स वो कार मेकर खुद इन हाउस बना रहे हैं। वर्टिकल हाँ। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है, तो जितना ज्यादा वो करेगा उतना ज्यादा वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है कार मेकर। ऐसे हर एक इंडस्ट्री में होता है। तो मैक्सिमम जो वर्ल्ड वाइड है वो टेस्ला और BYD है वर्टिकली इंटीग्रेटेड। उसके अलावा अगर आप इंडियन कार मेकर्स देखो तो ये तो मतलब अपनी लाइट्स ऊनो विंडो वगैरह से परचेज कर रहे हैं। इनके इंजन वगैरह महिंद्रा खुद ही बना रहे हैं, पर टाटा मोटर का जो 2.0 लीटर डीजल इंजन है वो फिएट से सोर्स्ड है। ट्रांसमिशन Hyundai से सोर्स्ड है। लाइट किसी और कार कोई और बंदा बनाता है, विंडशील्ड कोई और बंदा बनाता है। तो ये तो सोर्सिंग तो होती है, पर अगर इलेक्ट्रिक वाले, जैसे आजकल कार मेकर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत फोकस कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक वाले डिपार्टमेंट में वही वाले कार मेकर्स बढ़िया परफॉर्म करेंगे जिनकी मैक्सिमम वर्टिकल इंटीग्रेशन है, जो अपनी सप्लाई चेन में पूरा कंट्रोल रख पाते हैं। अभी तो इंडियन कार मेकर भी क्या करे कि इंडिया में भी जो जैसे महिंद्रा के भी आई नहीं थी XUV 9e B6 इलेक्ट्रिक कार, उनकी जो बैटरी है BYD से सोर्स्ड है। तो जब तक BYD अपनी बैटरी खुद बना रहा है, वो अपनी गाड़ी में खुद बना के इस्तेमाल कर रहा है, तो जब तक आप उनकी बैटरी इस्तेमाल कर रहे हो उनसे तो कम्पीट नहीं कर सकते, है ना। अपने लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी हमेशा रखेंगे। और जब वो उन्हें इंडिया में एंट्री अलाउड होगी फुल पोटेंशियल में, तो वो कभी भी हमारे इंडियन कार मेकर उनके प्राइस को मैच नहीं कर पाएंगे। तभी हमारी सरकार उनकी फैक्ट्री भी नहीं बनने दे रही। उन्होंने प्रपोजल BYD ने रखा था इंडिया में फैक्ट्री को डेवलप करने का, पर हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली जिस प्राइस में वो गाड़ी ऑफर कर पाएंगे, अभी फिलहाल इंडिया की इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री इतनी बनी नहीं हुई कि उनसे कम्पीट कर पाए उस प्राइस में। तो वो कैसे फिर अगर उन्हें अलाउ कर दिया वो तो हमारे इंडियन कार मेकर्स के लिए खराब होगा ना फिर तो। राइट जो राइट। इंडिया में लोकली गाड़ियां बना रही है। यार मैं आपसे एक रेवोल्यूशन के बारे में तो पूछना भूल ही गया। हाँ, जो अभी टाटा हरियर का हुआ हैरियर ईवी। है ना, हैरियर ईवी का हुआ है 400 bhp हाँ, ईवी 400 नहीं है एग्जैक्टली, मुझे भी लगा था 400 है। उसमें क्या कितनी है, है? दो उसमें ना, एक नॉर्मल रेयर व्हील ड्राइव वाला वर्जन है जिसमें सिर्फ रेयर वाले एक्सल में एक मोटर है, तो वो बढ़िया ऐसे चलाती है। अब उसमें क्या है, 4 व्हील ड्राइव क्वाड व्हील ड्राइव वाला एक उसका वर्जन है, उसमें क्या है, स्टार्ट सामने वाले एक्सल में इंडक्शन मोटर है जिसमें 158 हॉर्स पावर है। पीछे वाले एक्सल में ई प्रपोल्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर वो होती है जो 3 इडियट्स में बोलती है वो जब आवाज हाउ डज एन इंडक्शन मोटर, वो इंडक्शन मोटर होती है। ई प्रपल्शन मोटर थोड़ी हाईटेक वाला वर्जन होता है, उसमें 238 हॉर्स पावर। तो मैंने भी और हर बंदे ने करा कि 238 + 158 इज इक्वल टू 396। पर उसमें क्या है, जब दोनों मोटर एक साथ में काम करती है ना तो अपने 100% पोटेंशियल पे नहीं कर पाती, तो उसके अंदर थोड़ा वो होता है। तो 350 के आसपास हॉर्स पावर है उसकी वजह से, पर फिर भी बहुत ज्यादा है, फिर भी बहुत यार ज्यादा है। मतलब अगर आप पेट्रोल में कोई भी हाँ, इस रेंज में देखो तो कोई अवेलेबल नहीं कोई है, नहीं। डीजल में देखो तो कोई भी अवेलेबल 1 करोड़ से ऊपर जाना पड़ेगा। 1 करोड़ से ऊपर जाना पड़ेगा। 100%। आपको लगता है कि ये जो रेवोल्यूशनरी चेंज
टाटा हारियर ने दिया अभी हाँ मार्केट में, हाँ जी, ये कितना सस्टेनेबल है? और इस 100% बहुत सस्टेनेबल। भाई मैं एक ना वो देख रहा था, सर्वे पढ़ रहा था कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं सारी, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि एक सर्टेन टेम्परेचर होता है जिसमें ईवी, क्योंकि बिकॉज बाहर ईवी इतना ज्यादा चल रहा है, इसलिए यहाँ पे ईवी को हम कॉपी करके यहाँ पे ला रहे हैं कि चलो भाई ठीक है, थोड़ा सा फ्रेंडली वो बनाते हैं कि भाई चलो पॉल्यूशन थोड़ा कम होगा और लोग बाग ईवी पे आ जाएंगे। बट हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ईवी को सपोर्ट नहीं करता क्यों नहीं? भाई। 47-48 डिग्री का एक ना 70 केमिकल यूज होता है उस बैटरी में, मैं उस केमिकल का नाम, टेस्टिंग तो पर 80 डिग्रीज पे हो रही है। बट ये हो रही है, इसकी इसकी 100%। इसकी वैलिडेशन है। जब भी कोई प्रोडक्ट अगर बना रहा होता है ना, वो +50% को लेके ही चलता है मार्जिन, कि मान हम्म लो अगर 50 डिग्री एवरेज टेम्परेचर चल रहा है तो हम्म 75 ही लेके चलते हैं अपनी टेस्टिंग के दौरान, हम्म। कि वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन के अंदर भी ये बैटरी सस्टेन कर पाए। और हमारे इंडिया में इतना टेम्परेचर थोड़ी हाई है, सिर्फ दुबई में भी टेम्परेचर तो हाई है, वहां पे भी तो इलेक्ट्रिक कार चल रही है। हाँ, ये मैं आपने अच्छे से बता दिया मेरे को, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज था कि यार नहीं है, इतना वो तो किस बहुत तरीके से R&D हो करते सकता है। हैं। वो अपनी बैटरी को 800 डिग्री के सेल्सियस पे जला के देखते हैं टेस्ट करने से पहले, उसके ऊपर ट्रक चला के देखते हैं। हमसे ज्यादा तो वो है, क्योंकि हमारे पास तो एक गाड़ी है, वो तो अगर एक उनकी 10,000 में से एक गाड़ी पे भी आग लगी, उनकी इमेज पे दिक्कत है। हमसे तो वो ज्यादा सोचते हैं। ओके, तो आप ईवी को रिकमेंड करना चाहते हो या हाइब्रिड को रिकमेंड करना चाहते हो? देखो बहुत सारे लोग ना अब इस पे ये बहुत सारे लोग अब इसमें ऑनलाइन बोलते रहते हैं कि भाई ईवीज तो बेकार चीज है, ये चीज है। पर मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में, आने वाला कितने टाइम में? आने वाले 20 साल में मेजोरिटी जो सस्ती वाली कार्स बिकेगी वो इलेक्ट्रिक होंगी। मेजोरिटी इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। बहुत लोगों को लगता है कि भाई हमारी वो इंजन सोल होता है गाड़ी का। भाई डिजायर के अंदर क्या सोल है भाई? वो गाड़ी सिर्फ A to B लेके जा रही है आपको। उतने ही प्राइस में अगर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी मिल जाएगी जिसमें ज्यादा बढ़िया पावर होगी, ज्यादा बढ़िया एनवीएच लेवल्स होंगे। एनवीएच होते हैं नॉइस, मतलब अंदर कितनी आवाज आ रही है, कितना कंफर्टेबली आप बैठ रही है, ज्यादा बढ़िया एनवीएच लेवल्स होंगे। आपको घर पे उस गाड़ी को चार्ज करना है, पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट उसकी कम पड़ रही है। तो क्यों नहीं लेगा भाई बंदा, कोई जो टैक्सी वाला है, क्यों नहीं लेगा इलेक्ट्रिक गाड़ी? अभी महंगी है इलेक्ट्रिक गाड़ी एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाली गाड़ियां, पर आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में 100% जो नॉर्मल सारी गाड़ी है ना, 5, 10, 15, 20 लाख वाली, इनकी रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। जो महंगी वाली गाड़ी होंगी ना, वो आएंगी इंजन वाले फॉर्मेट में। आप प्रीमियम दोगे उसको लेने के लिए। ये मेरी सोच है, अब हो सकता है 20 साल बाद देखो तो कुछ और हो रहा हो, पर मैं ये मानता हूँ अभी। आपके अकॉर्डिंग आज की डेट में आपकी टॉप 3 फेवरेट कौन सी कार है, मेजर यूटिलिटी वाली कार? मेजर यूटिलिटी वाली नॉर्मल कोई भी। कोई भी प्राइस की कोई बात नहीं कर रहा, टॉप 3 कार अगर आप कोई भी बंदा फिर तो वही आज होगी, कोई भी एक बोल सकते हो। बुगाटी टूबियन। अरे नहीं नहीं, मैं लग्जरी में नहीं कह रहा, अच्छा नॉर्मल मेजर नॉर्मल। यूटिलिटी जो कार हाँ यूज कर रहे हैं नॉर्मल बंदे। में हाँ अंडर 50 लाख बता सकते हैं, हाँ 50 लाख के हाँ आसपास हाँ जा हाँ। सकती है। अगर मुझे 50 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीदनी हो फिलहाल, हम्म, मैं या तो लूंगा स्कोडा कोडियाक। अगर आप जानते हो, स्कोडा का हाँ 7 सीटर वाली जो हाँ। एसयूवी आती है, उसका नया वाला वर्जन है, बहुत अच्छा। वाई नॉट फॉर्च्यूनर? सबके पास है फॉर्च्यूनर, तो बहुत ठीक है। बहुत कॉमन हो गई है। और इसका कोई भी 9 साल पुरानी गाड़ी है, वो हम्म ऑलमोस्ट 2016 में आई थी, 2025 हो गया है। तो 9 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, 9 साल पुराने फीचर्स, मतलब अच्छी गाड़ी है नो डाउट वो। पर अभी के हिसाब से थोड़ी मेरे ख्याल से लेफ्ट आउट फील होने लग गई है वो। तो वो मुझे दिक्कत लगती है। एक स्कोडा कोडियाक लूंगा। सेकंड, मुझे अगर एक सिडान लेनी हो ना बढ़िया 50 लाख के आसपास के प्राइस में, Audi A6 पे डिस्काउंट मिल जाते हैं, Audi A6 लूंगा। हम्म 50 लाख के आसपास मिल जाती है वो, प्रीमियम प्लस वाला वर्जन। थर्ड अगर मुझे लेनी हो, मैं लूंगा हैरी रीवी। अगर जब वो मतलब जब भी उसका आ जाएगा रोड क्या पे। क्या प्राइस एक्सपेक्टेशन है? टॉप मॉडल 33 के आसपास का मैक्सिमम जाएगा। ओके। 33, अंडर 35 लाख रहने वाली है, उससे ज्यादा बेच नहीं सकते महंगी। अंडर 35 लाख रुपीज रहेगी। अभी देखो 50 लाख तक में ज्यादा ऑप्शन है नहीं वैसे। हाँ, जब भी देखो 50 लाख बोला आपने, फॉर्चुनर बोला। एक ही हाँ, ऑप्शन आता है। अब अगर मैं पूछूं 30 लैक्स के बजट में? 30 लाख के बजट में अगर मुझे गाड़ी खरीदनी हो, ये मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी एडवाइस सही है, जो मुझे खरीदनी है मैं ये बता रहा हाँ। हूँ। XUV 700 पेट्रोल में लूंगा। उसमें एवरेज कम है पर अच्छा, मतलब पंच वगैरह बढ़िया आता है। सेकंड अगर मुझे लेनी हो, तीन XUV 700, और कौन सी ले सकता हूँ यार मैं? ये तो मैं अपनी गाड़ी में बहुत जा रहा हूँ जितनी मैंने ले रखी है। हाँ। और कौन सी ले सकता हूँ 30 लाख के आसपास में? सेकंड हैंड तो नहीं, अभी नहीं ना, नहीं नहीं, नई की बात कर नई रहे हैं की भैया। बात हो रही है अभी। हाँ। एक जीप कंपस भी डिसेंट लगती है, पर मैं लूंगा नहीं मतलब हाँ, जीप कंपस ले सकता हूँ। नहीं यार, जीप कंपस भी नहीं लूंगा। 30 लाख मैंने सोचा ही नहीं कभी 30 लाख में कौन सी गाड़ी खरीदूंगा मैं। है ही नहीं ना। एक या तो इनोवा आ रही है,
एक थार रॉक्स भी ठीक है। आती तो बहुत है, हाँ। थार रॉक्स भी आती है, जीप कंपस भी बहुत आती है। नहीं आती। जो इनोवा आप हाई क्रॉस उधर चला रहे हो, आप उधर मारी नेक्सा हाँ, में चले जाओ, इन्वेक्टो चला आपको इनोविक्टो चला लो। हाँ, हाई क्रॉस ले लूंगा, एक हाई क्रॉस में सो डिसेंट लगती है। देर इज नो ऑप्शन 2 या 3, मतलब हाँ ऑन योर फिंगर पॉइंट कि भैया आप हाँ, ये ऑप्शन देख सकते हो। और सबने ले रखी है सबने ऑलरेडी। रखे हाँ, 20 लाख तक। 20 लाख तो, हाँ 20 लाख तक तो मैं, तो ये जो 20 लाख वाला बजट है, हाँ हाँ, ये हमारे मैक्सिमम यूटिलिटी को सर्व करता है। एग्जैक्टली ठीक है, 100%। 70% लोग इस 20 लाख के बजट में आ जाते हैं। ठीक 100%, है। हाँ जी। अब यहाँ पे मुझे बेस्ट ऑप्शंस दो आपकी ऑडियंस के लिए, जो आपको सेडान देखते हो लेनी है, सब। हाँ। वोल्टेज जीटी, हाँ। एसयूवी लेनी है, एक्सयूवी 700 का बेस मॉडल, मतलब मिड मॉडल ले लो, डीजल में पेट्रोल में जो लेना है, या फिर या फिर क्रेटा भी ले सकते हो, टर्बो वाला ले लेना, उसमें पावर है, पेट्रोल में मुझे कम पावर लगती है उसमें, तो मैं पर्सनली पेट्रोल प्रेफर नहीं करता। या फिर हाइब्रिड लेनी है अगर, तो वो ले लो, जो हाई क्रॉस वगैरह आती है, नहीं हाई राइडर वगैरह आती है वो ले लो। और बाकी इलेक्ट्रिक जो है बढ़िया उस वाले, उसमें BE6 का बेस मॉडल या कर्व का टॉप मॉडल ले लो इलेक्ट्रिक में। ओके। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिक में मैं कह रहा हूँ। मतलब मैं जनरली जो मेरी जैसे कार चॉइस है ना, वो थोड़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू बाकी सारे लोग, तो मैं थोड़ी अजीब अजीब गाड़ियों में घूमता हूँ। जैसे मेरे पास ऑक्टाविया है, बहुत लोग ऑक्टाविया खरीदते नहीं, स्कोडा ऑक्टाविया। बट आप देखो ना, फोक्स वैगन और दूसरा कौन सा ब्रांड था? स्कोडा। स्कोडा। हाँ, फोक्स वैगन और स्कोडा ने अलग से शिफ्ट मारा बहुत तगड़ा मार्केट में। बहुत ज्यादा। और अब जितने भी लाइक टीनेजर्स हैं, हाँ 21 22 23 24 25 साल के, हाँ, वो सारे ना इस डिजाइन की तरफ खींचे चले जाते हैं। एग्जैक्टली। ये चीज टाटा नहीं दे पा रहा, ये चीज महिंद्रा वो नहीं दे पा रहा, महिंद्रा नहीं दे पा मैं रहा। भी बात ये चीज आपको दिखी मार्केट में? 100%। जैसे मैं कॉलेज में भी था, हम्म। तो मेरे कॉलेज में 6 7 लड़कों के पास वर्टस होगी। हम्म। वर्टस इनकी सेडान जो आती है, तो उसमें क्या है, वो ना थोड़ी स्पोर्टी फीलिंग प्रोवाइड कर पा रही है, और थोड़ा ना, अब जो नई जनरेशन आ रही है उनको पता चल गया कि जर्मन गाड़ियों में थोड़ी हैंडलिंग बढ़िया है, हम्म। थोड़ी स्पोर्टीनेस बढ़िया है, थोड़ी परफॉर्मेंस बढ़िया है। तो उसी की वो फील लेने के लिए ना, एंट्री लेवल भी अगर गाड़ी परचेज करे, उनको थोड़ा है कि मैं जर्मन गाड़ी परचेज करूँ, एक एस्पिरेशन बन गई है कि फोक्सवैगन की गाड़ी के अंदर बढ़िया परफॉर्मेंस आती है। और सेकंड चीज क्या है कि जैसे अगर आप देखो महिंद्रा की जो टॉप गाड़ी है सबसे महंगी, XCV 90 का टॉप मॉडल है, 34 लाख का आता है मेरे ख्याल से। उसके बाद टाटा मोटर की भी 35 लाख की है मेरे ख्याल से, टाटा हैरियर का टॉप मॉडल। इनमें अगर आप देखो फोक्सवैगन जो ग्रुप है, उसके अंदर बुगाटी भी वो बना रहे हैं, अपनी बना रहे हैं वैसे, बिक गया अब तो, बेंटली भी वो बना रहे हैं, पोर्शा भी वो बना रहे हैं। तो इंजीनियरिंग टीम वो उनकी पूरी लीनियज जो है वो अपनी गाड़ी में भी थोड़ी बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखो ऑडी के अंदर जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, फोक्सवैगन गाड़ी के अंदर भी वही प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहा है। जो ऑक्टाविया वाला प्लेटफॉर्म है वो A4 के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है। तो वही वो जो महंगी गाड़ी वाली एस्पिरेशन लेने के लिए ना, लोग इन वाले ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं कि मुझे वो वाली थोड़ी फील जो है जर्मन गाड़ी वाली, मुझे 15 20 25 लाख के प्राइस में मिल जाएगी। और थोड़ा डिफरेंस है भी, इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, थोड़ी मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है, हम्म। थोड़ी हाई है, इतनी बहुत ज्यादा भी अब फर्क रह नहीं गया, थोड़ी 20 30% हाइयर होगी। पर जो मजा देगी ना आपको जवानी में, वो बाकी सारी ये गाड़ियां हैरियर वगैरह नहीं देंगे। नहीं देगी। अगर आप एक 22 साल के लड़के हो ना, जिसे गाड़ी खरीदनी है, तो ये गाड़ी ज्यादा मेरे ख्याल से प्रेफर करना है एज कम्पेयर टू वो सारी। मैं तो ये इनकी प्रेफर इनकी ड्राइविंग परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है एग्जैक्टली। बाकी इंडियन कार मेकर से। एग्जैक्टली, ड्राइविंग परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, और उसके बाद एक्सेलरेशन ज्यादा अच्छी है। इनके अंदर मेन क्या है, टर्बो इंजन ऑफर कर रहे हैं 1.5 लीटर में। वन इनके अंदर टर्बो इंजन ही आते हैं सारे जो जर्मन गाड़ी है फिलहाल। टर्बो इंजन को थोड़ा सा इलाबरेट करो कि क्या डिफरेंट होता है एक नॉर्मल इंजन और एक टर्बो तो इंजन। इसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मल जो इंजन है, तो इंजन के अंदर क्या होता है, 4 स्ट्रोक होते हैं, इनटेक, कंबशन, पावर और एग्जॉस्ट। इनटेक के अंदर क्या होता है, गाड़ी के इंजन के अंदर पेट्रोल आ रहा है, हम्म। उसको कहते हैं इनटेक। हम्म। कंबशन होता है, वो जो पेट्रोल है जल रहा है, पावर, उससे फिर जो पिस्टन घूमते हैं उससे पावर प्रोड्यूस होती है, और फिर जो सारी गैसेस निकलती है उसे एग्जॉस्ट में निकलते हैं। चार चार हमारे स्ट्रोक्स हो गए इंजन के। अब इस वाले जो प्रोसेस है, इसमें मेनली जो पावर प्रोड्यूस होती है वो है कंबशन वाले प्रोसेस के अंदर। हम्म। अब कंबशन वाला प्रोसेस क्या होता है कि ऑक्सीजन लेते हैं, कोई भी चीज उसमें के वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होती है, और उससे कंबशन, आग जलती है। अगर आप नॉर्मल भी आग जलाओ, यही होता है ना। तो अब अगर आपको आग ज्यादा एफिशिएंटली जलानी है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, ज्यादा ऑक्सीजन देना पड़ेगा आपके राइट। अंदर। तो टर्बो बस क्या ही करता है, बाहर से हवा, ऐसे एक पंखा सा होता है जो कि बाहर से हवा खींच के उस इंजन के अंदर फेंकता है, ताकि वो इंजन के अंदर जो तेल है ज्यादा और जल्दी एफिशिएंटली जल पाए, और उससे ज्यादा बढ़िया पावर प्रोड्यूस हो जाए। उसके हॉर्स पावर है उससे बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, हॉर्स पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये होता है टर्बो का। अब जो जर्मन गाड़ी है सारी, वो टर्बो इंजन ही ऑफर कर रही है, 1.0 लीटर में भी, 1.5 में भी, 2.0 लीटर में भी। हम्म। तो वो फिर एक थोड़ा यंग लोगों के लिए एक थोड़ा एस्पिरेशनल फैक्टर बन जाता है कि ये गाड़ी खरीदेंगे। एक ना इंडिया में एक ट्रेंड हो रहा है कि कार की इमेज को
नाम से नहीं वो हाँ करना, हाँ उसके लुक से, और जैसे स्कॉर्पियो को बदमाश होके उससे डालते हैं। 100%। हाँ, तो ये इमेज कैसे चेंज होती है और कौन कौन सी इमेज है जो चेंज हुई है? इमेज जो जनरली बनती है ना, फर्स्ट टाइम उसके बायर से बनती है मेरे ख्याल से। जैसे मान लो फॉर्च्यूनर की क्यों बनी, क्योंकि 2009 के आसपास लॉन्च हुई गाड़ी, 10-11 के आसपास पॉलिटिशियंस ने उस गाड़ी को परचेज करना शुरू कर और दिया। कुछ लोगों ने उस पर ये लिखवा दिया, चाचा विधायक। एग्जैक्टली। तो उससे क्या पावर डायनामिक वाली उसकी थोड़ी इमेज बन गई कि जो थोड़े पावरफुल लोग हैं, पॉलिटिकली ओरिएंटेड लोग हैं, फॉर्च्यूनर परचेज करने लग गए। अब स्कॉर्पियो की इमेज क्या बन गई कि मान लो स्कॉर्पियो जनरली अब तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज वगैरह, क्लासिक की मैं बात कर रहा हूँ, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज वगैरह में ज्यादा बिकती है स्कॉर्पियो क्लासिक। अब जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ले रहे हैं वो भी थोड़े वहां के एफ्लुएंट लोग हैं। हम्म। अब टीयर 2 टीयर 3 सिटी में कोई एफ्लुएंट गांव में कोई एफ्लुएंट बंदा है, मतलब उसका दबदबा है उस गांव के अंदर। तो अगर वो स्कॉर्पियो चला रहा है तो सबके अंदर ये एस्पिरेशन बन गई कि हर बंदा जो स्कॉर्पियो चला रहा है वो ऐसे वाला है, इस टाइप का है, थोड़ा अपना बना के रखता है टॉस। तो स्कॉर्पियो की वैसे बन गई। अब वैगना सेंट्रो वगैरह क्या है, इनिशियली 2000 मतलब 21st सेंचुरी की स्टार्टिंग में जब ये गाड़ी आई थी, तो तब एकदम से इंडिया में ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, बाहर की कंपनीज के ऑफिस सेटअप होने लग गए थे, तो जो सारे 9 to 5 वाले लोग हैं इन कार्स के ऊपर शिफ्ट होने लग गए। तो वहां से उनकी थोड़ी 9 to 5 वाली, थोड़े नॉर्मल लोगों वाली इमेज बन गई। तो यही से फिर ऐसे बन गया। फिर जो थोड़े प्रीमियम होंडा सिटी है, वो थोड़े एग्जीक्यूटिव क्लास में बन गई कि जिस बंदे ने 9 to 5 करा है और उसके बाद थोड़ा वो अपनी जॉब के अंदर अपग्रेड कर लिया, वो होंडा सिटी परचेज कर लेगा। फिर उसके अंदर और अपग्रेड कर लिया तो टोयोटा करोला परचेज कर लेगा। तो यहाँ से मेरे ख्याल से जो इनिशियल बायर्स होते हैं ना किसी गाड़ी के, हम्म। उससे बहुत इम्पैक्टफुल इम्पैक्ट आता है। अब थार के इनिशियल बायर थोड़े दिक्कत वाले बन गए तो उसकी ऑडियंस वैसी बन गई है। या थार में तो मतलब वही है कि लोगों ने डिजाइन पे ज्यादा चले गए, लुक पे ज्यादा हाँ चले गए। एग्जैक्टली। ठीक है, वो परफॉर्मेंस पे नहीं गए। और हमारा इंडियन ट्रेंड ये है कि हम ना लुक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, स्पाइट ऑफ कि भैया उसमें क्या फीचर्स मिल रहे क्या नहीं मिल रहे। हाँ लुक भी, और क्या है कि जो जो मेरी एज के लड़के मतलब थोड़े जवान है, उनको या तो मैंने कहा ना वर्टेज जीडी लेते हैं या तो थार लेते हैं वो। थार में क्या है, हाँ। यंग यंग वाली फील आती है ना इस गाड़ी के अंदर, कि सिर्फ दो दरवाजे हैं, थोड़ी कूल लगती है, लड़कियों को भी कूल लगती है थोड़ी। तो इसलिए मेरे आधे से टोरा टोरा मार मेरे रहे आधे हैं। से यार लोग दोस्तों ने जो थार लिए इसी रीजन की वजह से लिए, लड़कियों को पसंद है। कॉलेज में बोलती थी हमारी लड़कियां थार अच्छी। अच्छा, जनरली लड़कियों को थार पसंद आती है, मुझे तो लगता है ऐसे। और लेकिन थार वाले लड़के पसंद आते हैं, थार पसंद आती है? मुझे ये देर नहीं इज पता, देर इज तो टू मैंने थिंग। मतलब हमारे कॉलेज में तो था, ये मेरे कॉलेज का ही है हम्म। फ्रेंड। ओके। हमारे कॉलेज में था 3-4 लड़कियों ने तो बोला था कि क्या थार क्या अच्छी बोला लगती लड़की है, कि ने? थार अच्छी लगती है। मतलब उनसे फेवरेट कार पूछो ना, हाँ। थार और प्रीमियम में जी वैगन मर्सिडीज की जो आती है। अब मुझे शायद लगता है जो बॉक्सी गाड़ी होती है तो शायद लड़कियों को अच्छी लगती है, ऐसा कुछ हो। हाँ, ये और भी उससे सच। एस्पिरेशन बन गई। और आधे से ज्यादा जो लड़के डिसीजन लेते हैं लड़कियों के वैसे ही लेते हैं। मुझे लगता है पोलो तो फिर आपका प्यार रहा होगा यार। पोलो प्यार रहा था पर बच्चा था उस टाइम। बस हाँ। ये है, पैसे नहीं थे। मेरे भाई के पास थी पोलो, हम्म। तो बढ़िया थी वो गाड़ी। हाँ पर मेरे ख्याल से अब जो आ रही है इनकी गाड़ी वो ज्यादा अच्छी है, मतलब उस टाइम इतनी भी कुछ वो नहीं थी वो। हम्म। अभी जब बीच में हम BYD वाला पार्ट डिस्कस करते हैं, बैटरीज वाला, बीआईडी का सडनली इतना BYD का सडनली इतना राइज क्यों आया इंडिया में? राइस तो नहीं है। नहीं राइज है, आप ये देखो, ग्लोबली अगर टेस्ला ने 1 लाख यूनिट बेची है, तो BYD ने ट्रिपल यूनिट बेची है। ग्लोबली बेची है, इंडिया में नहीं बेची। बट मुझे लग रहा है इंडिया में राइज आ रहा है। 300 यूनिट्स बिक रही है महीने की, कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले डिपार्टमेंट में राइज आप मान सकते हो, वैसे ओवरऑल राइज नहीं आ रहा। पर वैसे हाँ मतलब 40 लाख वाला जो सेगमेंट है उसके अंदर हाँ इन लोग ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर सोच रहे परचेज करने का, BYD इज अ बिग ऑप्शन फॉर देम। पर ऐसे राइज तो अभी कुछ नहीं आ रहा, नहीं मतलब है। लोगों को लग रहा होगा शायद, पर अभी राइज नहीं आ रहा। बात हो रही है बहुत ज्यादा, पर राइज नहीं है क्या इंटरनेशनल मार्केट। एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है BYD की, आप बताओ। तो BYD में जैसे जैसे मान लो अगर एक इंडियन कार मेकर है, टाटा मोटर कम्पीट कर रहा है महिंद्रा से, एक हम्म। दूसरे के सेगमेंट में गाड़ियां लॉन्च कर रही है। मारुति से कम्पीट कर रहा है मान लो टोयोटा। अब BYD ऐसा नहीं है एक सिंगल कार मेकर से कम्पीट कर रहा है, वो कर रहा है हर एक कार मेकर से कम्पीट। हम्म। उनकी आती है एक डायनेस्टी सीरीज ऑफ कार्स हम्म। जो कम्पीट करती है टोयोटा से। हम्म। उसमें हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी है, और सेम जिस सेगमेंट में टोयोटा की करोला आती है, रैव4 आती है, या फिर कैमरी वगैरह आती है, सेम सेगमेंट में गाड़ियां ला रहे हैं। उनसे 20-30% कम प्राइस में ला रहे हैं, ज्यादा बड़ी गाड़ी है, ज्यादा बढ़िया उसके अंदर टेक्नोलॉजी है, ज्यादा बढ़िया फीचर्स है। फिर टेस्ला से कम्पीट करने के लिए उनके पास है ओशन सीरीज ऑफ कार्स, जो ऐसे थोड़ी फ्लूइडिक डिजाइन है, थोड़ी जेनजी को केटर कर रही है, थोड़ी मॉडल लगती है। फिर उनकी एक डेंजा सीरीज ऑफ कार्स, आप वेलफेयर को जानते हो, टोयोटा वेलफेयर एक वैन हाँ सी हाँ, आती है वैन टाइप की जो जो लेके, सेलिब्रिटीज वगैरह हाँ। इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे कम्पीट करने के लिए इन्होंने स्टार्टिंग में मर्सिडीज से
कोलैबोरेट किया था इस वाली सीरीज को बनाने के लिए। अब इनका पूरी ओनरशिप है डेंजा पे। तो उनसे कम्पीट करने के लिए इन्होंने डेंजा बना दी, उसमें ऐसे बड़ी बड़ी इनकी एमपीवीज वगैरह है। फिर उसके बाद डिफेंडर जैसी गाड़ी बनाने के लिए इन्होंने यांगवैंग जैसी कंपनी बना दी, यांगवैंग U8 है उसका नाम, गाड़ी का नाम है। उसके अंदर क्या है, उस गाड़ी को 1.4 मीटर तक पानी में लेके चले जाओ, जो उसके पहिए वो प्रोपेलर की तरह काम करेंगे, और ऐसे आगे पूरे ऐसे गाड़ी पानी में ऐसे तैर सकती है। ऐसे पूरा इंटीरियर लॉक हो जाएगा, छत अपने आप खुल जाएगी, और गाड़ी ऐसे आपको आसपास का पूरा दिखा देगी कि पानी कितना मतलब ऊपर हाइट तक चढ़ गया है। फिर एक यांगवैंग U9 आती है इनकी हाइपर कार, 1000 से ऊपर उसके अंदर हॉर्स पावर है, और वो गाड़ी लिटरली जम मार लेती है वहीं पे। आपने शायद अगर रील्स वगैरह में देखा हो, मतलब वो गाड़ी ऐसे खड़ी है, जम मार लेगी वो वहाँ पे। तो ये सारे जो थोड़ी गिमी की फीचर्स है ना, इंस्टाग्राम में थोड़े कूल लगते हैं लोगों को, तो बाहर से भी BYD फेमस हो गई। बाहर की मार्केट में BYD चल रही है, अभी इंडिया में जैसे लोगों को लग रहा हो कि बहुत ऐसे परफॉर्म करी है, इंडिया में तो इतना कुछ नहीं है। बट आपको लगता है लाइक जैसे अभी आपने मेरे को ये सारी चीजें बताई है, स्पेसिफिकेशन बताई है, तो कार एंड प्लस टेक्नोलॉजी इंडिया में ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी? हाँ बिल्कुल। 4 साल पहले आपको यार लगा था अभी कि कहाँ से मिलेंगी? अभी लेट्स एग्जांपल, अगर रेवोल्यूशन की हम बीच में बात भी कर रहे थे, टाटा महिंद्रा के अंदर टाटा के अंदर नई गाड़ियों में कितनी प्रॉब्लम आई, महिंद्रा की गाड़ियों में कितनी प्रॉब्लम आई। अब ये मेजरली मुझे नहीं पता कि किस स्पेसिफिक रीजन से आई, बट टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा बढ़ती है, कहीं ना कहीं कार की एंथुजियास्ट और कार की परफॉर्मेंस पे भी तो फर्क पड़ेगा ना। फिर टेक्नोलॉजी वाली कार को आप ये नहीं बोल सकते कि वो परफॉर्मेंस करेगी ड्राइव वाइज। परफॉर्मेंस भी करेगी, क्यों नहीं करेगी, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करेगी। जब इलेक्ट्रॉनिक एड्स होंगे तो वो गाड़ी 100% ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगी। करेगी। 100%। रिलायबिलिटी हो सकता है उसकी कम हो सकता है कि वो ज्यादा खराब पड़े, ज्यादा फीचर है तो उसके अंदर ज्यादा एरर आए, पर परफॉर्मेंस वाइज नहीं बीट कर पाओगे आप उस गाड़ी को। आप कम AI को नहीं बीट कर सकते ना एज अ ह्यूमन अपने ब्रेन से, तो गाड़ी में जिसके अंदर ज्यादा टेक्नोलॉजी, हम कैसे बीट कर पाएंगे उसको। और इंडियन कार मेकर का भी आप बट जैसे कह रहे वही थे, रिलायबिलिटी वाली बात है ना। रिलायबिलिटी ऑब्वियसली 100% कम होगी। वो तो जिस भी चीज के अंदर जितने मूविंग जितनी टेक्नोलॉजी घुस जाएगी उतनी रिलायबिलिटी कार के अंदर कम हो जाएगी। 100%। पर इनके अंदर भी ऐसी चीज है कि जैसे मान लो जो आज से अगर आप 15 साल पुरानी गाड़ी को कंपेयर करो, तो आज की वर्स्ट गाड़ी भी पहले वाली वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी जितनी रिलायबल होगी, अगर आप टोयोटा को हटा दो सीन से, वैसे नॉर्मल गाड़ियों को मैं कह रहा हूँ। तो आने वाले 15 सालों में भी जो हाईटेक कार्स होंगी वो मच 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 मोर रिलायबल होगी एज कम्पेयर टू आज की कॉमन कार्स। तो इसलिए मेरे ख्याल से इनोवेशन, मतलब हम चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। हम अगर सोचे ना कि पहले की गाड़ी अच्छी थी, हम ऐसा सोच ही नहीं सकते। हमेशा जो आने वाली टाइम की चीजें होंगी वो ज्यादा अच्छी होंगी, मैं तो ये मानता हूँ। कभी ऐसा सोचा कि विंटेज कार और आज के लेटेस्ट कार को कंपैरिजन कभी किया कि मैं आज इसको ये नाम दे सकता हूँ, जैसे हिंदुस्तान कॉन्टेसा हुआ करती थी, आज के डेट में वो गाड़ी किसको बोलना चाहोगे आप? वैसे तो गाड़ी का अब नहीं है वैसे अब अच्छा, वो नहीं है। वो जो और है उन गाड़ियों का, वो 100% इरिप्लेसेबल है। जो उस टाइम जो कंटेसा लेने का और था, उस टाइम आज के टाइम में मर्सिडीज ई क्लास के अंदर भी नहीं है वो। अगर आप उस टाइम, मेरे पापा बता रहे थे कि जो कंटेसा है उनके दोस्त के पास थी, और सारे लोग जब वो आता था ना घर से, सारे देखने चल जाते थे। अब तो आप ई क्लास ले लो, S क्लास ले लो, कौन देखने आ रहा है आपको। तो वो तो उस टाइम का जो और है वो तो है, पर रिप्लेसेबल वो गाड़ी ऑब्वियसली नहीं है। पर ये है कि हाँ, आज की ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा बढ़िया है। जिस हिसाब से ना गाड़ियों का ड्राइविंग का क्रेज बढ़ रहा है और पीपल आर मूविंग टू द लग्जरी सेगमेंट, ठीक है। लग्जरी सेगमेंट में मैं देखो, लग्जरी सेगमेंट करने को तो डिस्कस बहुत लंबा कर सकता हूँ, बट स्पेसिफिकली आपसे पूछता हूँ, जो ऑडियंस है मेजरली, ठीक है, उनकी चॉइसेस क्या होती है लग्जरी सेगमेंट पर, क्यों होती है? जो ऑडियंस है मेजरली तो होती है लग्जरी में कंफर्ट की, कि बढ़िया कंफर्ट हो। सेकंड है बढ़िया परफॉर्मेंस की। मेन इन सबसे भी बड़ा मैटर करता है ब्रांड। सबसे जो बड़ी चीज है ना, मेजोरिटी लोग माने या ना माने, मर्सिडीज उसके ब्रांड के लिए ले रहे हैं, BMW ब्रांड के लिए ले रहे हैं, ऑडी ब्रांड के लिए ले रहे हैं। आप जब इसके अलावा और ऑप्शन भी कहाँ है? एग्जैक्टली और नहीं, और इसमें एक और चीज है, जैसे मान लो अगर आपने हैरियर ली, आप बोलते हो मैंने टाटा हैरियर ली है। आपने मान लो ली वर्टस ली, तो आप बोलोगे वर्टस ली है। पर अगर आपने BMW 5 सीरीज ली है, 3 सीरीज ली है, 7 सीरीज ली है, आप बोलोगे BMW ली है। तो जो ब्रांड बीमर आ जाएगा ना, बीमर ली है। मर्सिडीज, अगर आप ई क्लास ले रहे हो, S क्लास ले रहे हो, GLC ले रहे हो, GLS ले रहे हो, वो बाद में मैटर करता है। पहले आप बोलते हो मेरे पास मर्सिडीज है। तो जो ब्रांड वैल्यू है ना इनकी स्ट्रॉन्ग, आधे से ज्यादा तो यही डिटरमाइन करता है कि इनकी सेल्स कितनी हो रही है। तभी मर्सिडीज की पिछले कुछ सालों में ब्रांड वैल्यू बहुत स्ट्रांग हो गई है। तो मर्सिडीज अब मेजोरिटी, मतलब अब शायद 50% जो लग्जरी वाला सेगमेंट है मर्सिडीज के पास है, फिर BMW के पास है, फिर उसके बाद अभी डिफेंडर बहुत अच्छा बिक रही है। डिफेंडर तो हमारे अज्जू भाई ने फेमस कर रखी है ना भाई। एनसीआर रीजन, एनसीआर रीजन में तो भाई उन्होंने पूरा हाहाकार काट रखा, अभी V8 उठा के ले आया। बिल्कुल। तो
डिफेंडर तो वहां से चढ़ेगी भाई। हाँ डिफेंड 100%। और आधे साल जैसे अगर आप देखो डिफेंडर का मेन जो पर्पस है ऑफ रोडिंग वाला है। मेजोरिटी लोग जो इस गाड़ी को ले रहे हैं शहरों में चला रहे हैं, शहरों में चला रहे। कोई ऑफ रोडिंग नहीं कर रहा है इससे। 1.5 करोड़ की गाड़ी से इंडिया में अभी तो बहुत कम लोग ये जो ऑफ रोडिंग करते हैं। पर वो है ना कि जो उसकी एस्पिरेशन बन गई कि डिफेंडर लेंगे तो भाई रुतबा होगा, थोड़ी चौड़, मतलब इंस्टाग्राम पे चौड़ बनेगी कि जब मैं इसकी डिलीवरी लूंगा वो सब कि इसके पास डिफेंडर है। मेन तो मेरे ख्याल से वो मैटर करता है, फीचर वगैरह वो सब बाद में आते हैं हर चीज में। अब जैसे कोई मान लो लुई वुइटन का बैग कोई लेता है तो उसमें ऐसे कोई यूटिलिटी थोड़ी है एज कम्पेयर टू थोड़ा नॉर्मल वाला बैग, सामान तो दोनों में सेम ही आएगा। बस ये हो जाता है कि लुई वुइटन का बैग है उस पे एलवी का लोगो लगा हुआ है, वो थोड़ा एस्पिरेशन बन जाती है कि मेरे बट पास ये चीज है। लग्जरी सेगमेंट में कैटेगराइज कैसे करना चाहोगे? बीएमडब्ल्यू सबसे ऊपर रखना चाहोगे, मर्सिडीज, मेरे लिए ऑडी? पर्सनली बीएमडब्ल्यू सबसे। रीजन, 3 मेजर रीजन। मैं एज अ 21-22 ईयर ओल्ड बोल रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर परफॉर्मेंस थोड़ी है, थोड़ी स्पोर्टी लगती है। पर मेजोरिटी लोगों की जो नीड्स है वो मर्सिडीज केटर कर लेते हैं कि बढ़िया लग्जरी है, और उनकी आफ्टर सेल सर्विस बेस्ट है मर्सिडीज की, उससे अच्छी ऑलमोस्ट किसी कार मेकर की नहीं है। मतलब वो आपको एकदम ऐसे राजाओं की तरह ट्रीट करते हैं। आउडी क्या है कि आउडी की एक टाइम में बहुत अच्छी थी, थोड़ी एस्पिरेशन वैल्यू और मतलब लोग अच्छा मानते थे। अब थोड़ा रिसेंट के टाइम में ना थोड़ा कम हो गया उनका, गाड़ियां उतनी अच्छी आनी रही रिसेंट के टाइम में, थोड़े डिस्काउंट ज्यादा आ रहे हैं। पर अब जो रिसेंट उनकी बाहर लॉन्च हुई है वो बहुत अच्छी है। तो मैं टॉप पे रेट करूंगा बीएमडब्ल्यू, फिर मर्सिडीज, फिर ऑडी, और फिर लैंड रोवर और वॉल्वो वगैरह ओके। टॉप। और उससे भी टॉप अगर आपका बजट और ज्यादा है हम्म। फिर है पोर्शा बेस्ट। पोर्शा से ऊपर कोई कार नहीं करनी है। क्यों? रीजन? पोर्शा पोर्शा से तो ऑलराउंडर कार कोई नहीं बनाता। जैसे मान लो जो एक, गिव मी सम वेरी टेक्निकल आंसर, आई नीड अ वेरी टेक्निकल आंसर, लाइक जैसे स्पेसिफिक व्हाई। एक पोर्शा की एक गाड़ी आती है GT3 RS। हम्म। तो पोर्शा की आपको 911 पता होगा, जो 2 डोर उनकी गाड़ी आती है पोर्शा की, हाँ हाँ, देखिए आपको वो। पता होगा। तो उसका एक एकदम ट्रैक फोकस्ड गाड़ी वर्जन का नाम है GT3 RS। हम्म। तो जब वो गाड़ी लॉन्च हुई थी, मैं बाहर की मार्केट का बता रहा हूँ, उस गाड़ी का MSRP मतलब रिटेल प्राइस है $3.5 लाख। जब वो गाड़ी लैंड हुई थी $7 लाख के अंदर बिक रही थी, क्योंकि उसकी डिमांड ही इतनी आई और लिमिटेड नंबर्स के अंदर पोर्शा उस गाड़ी को प्रोड्यूस कर रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि पोर्शा आपको मैक्सिमम हॉर्स पावर दे रही है, पोर्शा आपको मैक्सिमम फीचर्स दे रही है, पर जब आप उस गाड़ी को परफॉर्मेंस में ट्रैक में लेके जाओगे ना, तो पोर्शा की 400 हॉर्स पावर एक अमेरिकन गाड़ी के 700 हॉर्स पावर को बीट कर देगी। वो इतना मेजर इतनी डिफरेंस? वेल इंजीनियर्ड है, इतनी वेल प्रपोर्शन वो गाड़ियां बनाती है कि उनकी 400 हॉर्स पावर वाली गाड़ी एक 700 हॉर्स पावर वाली अमेरिकन गाड़ी को बीट कर देती है। तो तभी पोर्शा ऑलराउंडर अगर आप देखें तो बेस्ट। उनकी थोड़ी मेंटेनेंस तो बहुत आई है, पर उस सेगमेंट में मेंटेनेंस मैटर नहीं करती। नहीं करते। पर वो मेरे ख्याल से अगर आपको एक सिंगल स्पोर्ट्स कार सुपर कार परचेज करनी है ना, पोर्शा 911 ले लो, टर्बो एस, कैरेरा एस, जो भी लेनी है, उससे बढ़िया कोई नहीं है। इंडिया के अंदर वेल इंजीनियर्ड कार कौन सी है, कंप्लीट एकदम की कंप्लीट फुल पैकेज? एकदम बहुत सारी है वेल इंजीन। देखो ह्यूंडा क्रेटा भी वैसे तो बहुत वेल इंजीनियर, मतलब सस्ते वाले सेगमेंट में मैं कह रहा हूँ। मतलब उस गाड़ी में कोई कमी नहीं है टेक्निकली, मतलब हर चीज में बढ़िया ठीक है, इंजन अच्छा है उसका, फीचर अच्छे है, लुक्स अच्छे है, प्राइस पॉइंट अच्छा है। तो वेल इंजीनियर तो बहुत सारी हो गई है। मतलब मारुति की बहुत सारी गाड़ियां मान लो अपनी, मतलब जो सेगमेंट है उसके अंदर वो पूरी नीड्स को केटर कर रही है। हो सकता है कुछ लोगों को चाहिए हो कि इसके अंदर बड़ा इंजन हो, थोड़ी बड़ी लाइट हो, वो तो थोड़ी बहुत प्रोपोर्शन होती है, पर मैक्सिमम लोगों को वो गाड़ी पूरा वेल प्रोवाइड कर पा रही है। तो Hyundai क्रेटा हो गई, XV7W भी कह सकते हैं, फॉर्च्यूनर भी अपने सेगमेंट में वेल इंजीनियर्ड है, तभी मेरे ख्याल से बिक रही है इतना। वेल इंजीनियर्ड मतलब जितनी उससे एक्सपेक्टेशन लोग रख रहे हैं एटलीस्ट पूरी वो कर पा तो रही है। प्रोवाइड कर रही है, भले वो राइट। रुतबे में हो, हम्म। भले वो रिलायबिलिटी में हो। तो अगर वो 100% वो प्रोवाइड कर रही है तो हम कंप्लेन नहीं कर सकते कि फीचर्स नहीं है, लोग तो ले ही रहे हैं ना, हम नहीं ले रहे। तो मेरे ख्याल से जो गाड़ी बढ़िया बिक रही है ना, वेल इंजीनियर्ड है वो गाड़ी। ओके। लोगों को ना एक कंफ्यूजन और होता है कि आप लेस एग्जांपल, कोई भी गाड़ी, किसी ने कोई भी आज कोई भी गाड़ी प्लान कर रहा हो कि भाई मैंने 10 लाख की खरीदनी, 20 लाख की खरीदनी, 25 लाख की खरीदनी, वो कंफ्यूज हो जाता है वेरिएंट पे। हाँ। मैं ये वाला वेरिएंट लूं, मैं टॉप वेरिएंट में जाऊं, हम्म। है ना, मैं या इससे नीचे वाले वेरिएंट में जाऊं? अगर लेस एग्जांपल किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो रही है वेरिएंट डिसाइड करने के लिए, तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि आप टॉप वेरिएंट में जाओ, मिडिल वेरिएंट में जाओ, या हायर वेरिएंट में जाओ, या लोअर वेरिएंट में जाओ? क्या रिकमेंडेशन रहती है आप? आ, सबसे ऊपर तो मेरी रहेगी, वैसे तो देखो टॉप मॉडल लेना किसी भी गाड़ी का सेंस नहीं बनता टेक्निकली तो। पर वैसे मैं जनरली जो प्रेफर करता हूँ ना, सेकंड टॉप मॉडल, मैं खुद के लिए अगर मैं बताऊँ, सेकंड टॉप मॉडल प्रेफर करता हूँ, क्योंकि टॉप में और सेकंड टॉप में ना कुछ माइनर से चेंजेस ही होते हैं। सेकंड टॉप में आपको लॉयज मिलने शुरू हो जाएंगे हर एक गाड़ी से, आपको सनरूफ मिलनी शुरू हो जाएगी, बड़ी वाली मैक्सिमम उनकी स्क्रीन मिल जाएगी। जो सेकंड टॉप से टॉप के अंदर का ट्रांजिशन आएगा ना, बहुत छोटे फीचर्स के अंदर आएगा। कि जैसे
डोर हैंडल्स पे लाइट हो गई मान लो फॉर एग्जांपल, अलॉयज जो है सेकंड टॉप में सिंगल कलर के, उसके अंदर डुअल टोन के आ गए, छत ब्लैक कलर की हो गई। तो मेरे ख्याल से बेस्ट वैसे सेकंड टॉप जनरली वेरिएंट रहता है। हम्म। पर उससे भी कम मेरे ख्याल से, अगर सनरूफ ऐसे जैसे मान लो हमारे दिमाग में होता है सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए, कभी यूज नहीं होती। अगर आप ये सारी जो बेकार के फीचर है ना, कि सनरूफ नहीं चाहिए मुझे गाड़ी के अंदर, कर्टन लैंप्स नहीं चाहिए मुझे गाड़ी के अंदर, मुझे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट नहीं चाहिए, मैं अब एक बार ही एडजस्ट करता हूँ, कोई और गाड़ी चलाता नहीं। तो जो सेकंड टॉप से मिड वाले जो वेरिएंट्स होते हैं ना, जैसे महिंद्रा में अगर मैं आपको बताऊं AX5 और AX7, ये बेस्ट है। ना आप AX7L लो, ना आप AX3 लो, ये दो वेरिएंट ले लो, इसमें मैक्सिमम आपकी पूरी 99% नीड्स कैटर होगी। और बेचने भी जाओगे तो इनकी मैक्सिमम आपको रीसेल मिलेगी। जो एकदम टॉप वाला है उसके जो आप एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए खर्चोगे वो आपके लिए वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि AX7 वाली ऑलमोस्ट वैल्यूएशन लगती है उसकी। और लोअर वाला वेरिएंट लोगे तो उसकी मार्केट में डिमांड थोड़ी कम होती है सेकंड हैंड मार्केट में। तो ये जो मिड वाले मतलब मिड और सेकंड टॉप लोगे ना, वो बेस्ट है मेरे पास। वो बेस्ट है। ये होगा। रीसेल से मुझे 3-4 सवाल पूछ रहे हैं। आप ये देखो 2020 में जब थार आई थी, हाँ जी। या बहुत सारे ग्लोबली, सॉरी ग्लोबली नहीं बट इंडिया के अंदर बहुत सारे रेवोल्यूशन चेंज हुआ था कार इंडस्ट्री में। हाँ जी। तो सेल्स 2023 तक बड़ी पीक पे थी। हम्म। 2024 में भी ठीक ठाक थी, बट 2025 में कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल के अंदर थोड़े से क्राइसिस आए हैं मेजर यूटिलिटी वाले पार्ट पे। लोगों ने क्या किया है कि नई गाड़ी खरीदने के समय पे उनको बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रही थी। नई गाड़ी लेते ही खराब हो जाना, तो भाई 20-25 लाख रुपए लगा रहा, तो बंदा का ना दिल थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि यार नई गाड़ी में कमी आ गई। तो लोगों ने शिफ्ट कर दिया अपने आप को, यू टर्न मार लिया यूज्ड कार की तरफ। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, यूज्ड कार लेना या एक डिसीजन बनाना कितना ठीक है? 100% ठीक है। मैं तो खुद यूज कार चलाता हूँ। ये मेरी गाड़ी है, 4,000 किलोमीटर चली हुई थी, ली थी मैंने 10 महीने पुरानी, और मुझे 10 लाख सस्ती मिल गई थी। तो टेक्निकली 10 लाख तो बच ही गए मेरे। तो क्या आप भी प्लान कर रहे हैं सेकेंड हैंड कार का? तो डेफिनेटली आप चेकआउट करो। डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, स्क्रीन पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा। और हाँ, ये कोई प्रमोशन या किसी भी तरह का इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं है वीडियो का। मेरा भाई है, ये फैमिली है, तो जाना चेक करना। अब सेकेंड हैंड गाड़ी लेने में जब हम जाते हैं तो सिंपल सी बात है, मैं अपने ऊपर ही लेके बोलता हूँ कि मेरे को भी 2-3 सवाल रहते हैं। पहला कि यार गाड़ी का ट्रैक रिकॉर्ड कंप्लीट है सर्विस बुक पे या नहीं, उसकी वेरिफिकेशन। दूसरा कि यार गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, उसकी कंप्लीट वेरिफिकेशन। एंड तीसरा जो आपको वहां पे जाके ही पता लगेगा, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लो यार जाके, तभी तो पता लगेगा ना कि गाड़ी कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है। और कुछ कुछ ऐसे की फैक्टर्स हैं जहां पे आपको पता लग जाता है कि इंजन के साथ छेड़छाड़ की है, गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की है। हर एक चीज की आपको कंप्लीट वेरिफिकेशन मिलेगी, उसके बाद गाड़ी की चाबी आपकी। बाकी तो मैं हूं, कभी कोई दिक्कत हो, कुछ ऐसा आपको लगता है तो मेरे को डीएम कर सकते हो, क्योंकि मेरा भाई मेरा फैमिली है, तो ऐसा कोई मेरे को वो नहीं है। तो जाओ, किस बात का वेट करो? डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जाओ चेकआउट करो। बाकी अब पॉडकास्ट शुरू कर लेते हैं, वापस से आ जाते हैं। और मैं यूज कार्स, मतलब मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ यूज कार्स में, मतलब ऑनलाइन पता नहीं है। यूज कार्स अगर आपको मैक्सिमम बेस्ट लेनी है ना, अंडर 4 इयर्स की ले लो, अंडर 30,000 किलोमीटर चली हुई ले लो। अगर आपको 40% 30% कम प्राइस में मिल जाती है ना, इसका कम्पेयर टू न्यू कार, उससे कोई बड़ी ऑल्टरनेटिव नहीं है। क्योंकि आपके इनिशियल के मान लो 35 लाख की गाड़ी आपको 27-28 लाख में मिल रही है। 8 लाख रुपए आपके ये बच गए, और आपको ऑलमोस्ट नई गाड़ी मिल गई। अगर आप दिमाग से निकाल दो कि मेरी डीलरशिप से मुझे डिलीवरी नहीं मिली, वो सब निकाल दो, सेम चलेगी दोनों गाड़ियां, सेम मेंटेनेंस कॉस्ट होगी दोनों गाड़ियों की, किसी को नहीं पता चलने वाला सेकंड फर्स्ट हैंड है सेकंड हैंड है। तो मेरे ख्याल से मैं तो प्रेफर करता हूँ भाई सेकंड हैंड गाड़ियां, बहुत लोग ना करे। पर हाँ ये है कि भाई वो 8 साल पुरानी कोई ऑडी ले ली, मर्सिडीज ले ली, वो थोड़ा प्रेफर ना ही करो। हाँ। क्योंकि जितने की गाड़ी होगी उसका आधा तो आपका सर्विस कॉस्ट में चले जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट में, कोई पार्ट खराब हो गया। अब लेट्स एग्जांपल, किसी को आज यूज कार की तरफ वो जा रहा है, ठीक है, लेट्स एग्जांपल सेडान ले रहा है या एक्सयूवी ले रहा है या कोई भी ब्रांड की ले रहा है। पहला कि कौन से ब्रांड की रीसेल वैल्यू अच्छी है, ताकि वो अगर उसको 2-4-5-6 महीने चलाने के बाद उसको ये डिसीजन हो कि भाई मैं थोड़े टाइम के बाद इसको बेच दूं, तो उसको वैल्यू अच्छी मिल जाए। दूसरा, कौन से ब्रांड की कार वो ले सकता है, और क्या क्या चेक पॉइंट्स है यूज कार खरीदने से पहले जो वो चेक कर सकता है। सिंपल। जैसे मैंने पहले बोला कि 3 साल 4 साल से कम पुरानी गाड़ी अगर खरीद पाओ, क्योंकि 4 साल के अंदर मेजरली गाड़ी को कुछ नहीं होता। 5-6 साल बाद ही दिक्कतें थोड़ी बहुत आनी शुरू होती है, पार्ट्स थोड़े पुराने होते हैं। 4 साल से कम गाड़ी खरीद लो,
30 या 40,000 किलोमीटर से कम चली गाड़ी खरीद लो, जिसके सारे जो सर्विस है वो ऑन कंपनी से रिकॉर्ड हो। ऑन हाँ रिकॉर्ड हो। हाँ। और चौथा कि आप इंस्पेक्शन भी करा सकते हो। फिर एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनीज भी आती है, वो गाड़ी के हर एक दरवाजे का देख लेगा कि रीपेंटेड है या नहीं है, गाड़ी की पूरी सर्विस हिस्ट्री का स्कैन कर लेगा, गाड़ी की पूरी अंडर बॉडी स्कैन कर लेगी, कोई रस वगैरह तो नहीं है। तो वो 1,000-2,000 रुपए की होती है, वो करा लो, उससे पूरी 100% अश्योरिटी हो जाएगी। पर बेस्ट जो चीज आप कर सकते हो ना पैसे बचाने के लिए, बेस्ट गाड़ी खरीदने के लिए, कि जो गाड़ी का मालिक है उससे अगर आप खरीद पाओ ना, उससे बढ़िया उससे बढ़िया तो कोई बात उससे ही बढ़िया नहीं। कुछ नहीं है। हाँ हाँ आप ये 2-2.5 लाख रुपए जो जितना भी है 10-12% डीलर का बचाओगे, ट्रस्ट आपको डायरेक्टली हो जाएगा, और दिक्कत भी आएगी तो आप डायरेक्टली उसको कॉल करके पता कर सकते हो कर क्यों दिक्कत सकते आ हो, रही है। राइट। तो जो चेक पॉइंट्स आपने बताया तो उससे मेरे को ये लगता है कि एक मेजर मेजर क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ 100%। और जो इंस्पेक्शन करेंगे ना, मतलब आप जो बेस्ट वे इंस्पेक्शन करा लो गाड़ी की, वो अपने आप डिवाइसेस लाएंगे जो पेंट की डेप्थ चेक करते हैं, गाड़ी की हिस्ट्री चेक करेंगे। उनसे अच्छा तो हम नहीं कर सकते, हमारे पास ना वो डिवाइस है। और जितना मर्जी देख लो आप, इंजन के अंदर घुस के तो देख नहीं सकते। तो वो ये है कि उनसे चेक करा लो गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री चेक। और उससे भी बेस्ट आप क्या कर सकते हो, पैसे अगर थोड़े कर सकते हो, जिस कार मेकर की गाड़ी है ना, उसके सर्विस सेंटर ले जाओ, उनसे चेकअप करा लो। वो थोड़ा महंगा पड़ता है, हाँ लग्जरी कार्स में होता है ऐसे जनरली, पर वो आपको एकदम स्कैन करके देंगे गाड़ी, ओबीडी मतलब लगा के भी, कि गाड़ी की हिस्ट्री क्या है पूरी, कहीं पे अगर कोई भी एरर आया था हिस्टोरिकली वो भी बता देंगे। मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, उस सर्वे में ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में ये मेंशन था कि जो मेजरली किसी भी कार में जो भी पार्ट्स यूज होते हैं वो सबसे ज्यादा ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो होती है हुंडई, सबसे ज्यादा मोस्ट ड्यूरेबल पार्ट यूज करता है। अच्छा। ये सच है? लाइक उसके पार्ट्स की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपैरेटिवली टाटा महिंद्रा और ये सब। ड्यूरेबिलिटी वाइज ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लगता। नहीं। हो सकता है शायद मे बी, पर ऐसे तो टोयोटा वाली भी कोई रिपोर्ट होगी जिसमें टोयोटा की मैक्सिमम रिलायबिलिटी है। अब जैसे जेडी पावर इंडेक्स आता है, वो क्या है, वो चेक करता है कि 1,000 गाड़ी अगर कंज्यूमर्स ने ली है तो ऑन एवरेज कितने कंज्यूमर्स को कितनी दिक्कत आई है। तो वो रैंक करता है फिर सारे कार मेकर्स को। उसमें हिस्टोरिकली हर एक साल टोयोटा और लेक्सस टॉप पे आए हैं। तो वो रिपोर्ट मानेंगे तो हम टोयोटा के पार्ट बेस्ट होंगे, क्योंकि अगर पार्ट बेस्ट है। कितने कितने आता है उसमें? कितने आता है मतलब? मतलब जैसे 1000 आपने बोला तो कितने वो टोयोटा के तो बहुत कम है, 100 के आसपास है, लैंड रोवर में 250 आते हैं। 100 से भी कम आते हैं टोयोटा में, तो 90 है मेरे ख्याल से, 70 या और 90। टाटा महिंद्रा इनका? नहीं ये नहीं है, तो सर इंटरनेशनल कार मेकर्स का ही होता है। ओके। तो लैंड रोवर सबसे नीचे आता है, जैगुआर लैंड रोवर 250-250 की रैंकिंग है इनकी। तभी लोग कहते हैं ना कि लैंड रोवर जैगुआर अगर खरीद रहे हो तो एक अपने ले लो, एक डीलरशिप के ले लो, जो सर्विस सेंटर में खड़ी रहे। यार जैगवार को तो खत्म हो गया चैप्टर बिल्कुल। नहीं खत्म नहीं हुआ, दोबारा अपने आप को रीइमेजिन कर रहे हैं, खत्म तो नहीं बट ठीक है, एक रेगुलेशन तो आएगा हाँ बिकॉज इतने एक लेजेंडरी था हाँ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस तरीके से तो नहीं मर सकता, बट ओके ठीक है। ठीक है, लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी आने वाले टाइम पे कौन कौन से न्यू सेगमेंट्स आने वाले, न्यू कार आने वाले, कुछ नई लॉन्चिंग आ रही है? हाँ। बताओ सारी प्लीज, ऑडियंस को बताओ। एक तो बलेरो का नया वाला वर्जन जो टेस्ट हो रहा है, अगस्त 15 को उसका अनवील हो जाएगा। हम्म। उसके बाद महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो एन है उसका पिकअप वाला वर्जन आएगा। जैसे आपने ये देखी होगी टोयोटा की जो आती है, कौन सी है भाई वो? हाँ टोयोटा की जो हाइलक्स है, हाईलैक्स, ओके। हाइलक्स का ये एक तरह से ऐसे थोड़ा महिंद्रा वाला वर्जन वो आएगा। उसके बाद टाटा की अभी सबसे जो बड़ा लॉन्च अभी नेक्स्ट कमिंग, वो टाटा की सियरा है, जो टाटा मोटर्स की क्रेटा रेवलिंग गाड़ी है, जिसके अंदर थोड़ी बहुत डिफेंडर जैसी आप लुक्स कह सकते हैं, बॉक्सी सी थोड़ी बहुत। हम्म। तो टाटा की सियरा लॉन्च हो रही है। बाकी टेस्ला भी अभी इंडिया में ऑलरेडी टेस्ट हो रही है, उसका भी लॉन्च मेरे ख्याल से 2025 एंड में, 26 स्टार्टिंग में हो जाएगा। विनफास्ट एकदम नया कार मेकर है, इंडिया में टेस्टिंग स्टार्ट कर रहा है, फैक्ट्री लगा रहे हैं इंडिया में, अपनी कार्स को इंडिया में बेचेंगे। बाकी और भी जर्मन कार मेकर्स तो इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च कर ही रहे हैं। और कौन सा कार मेकर आ रहा है? कार मेकर्स तो ये आ रहे हैं, बाकी गाड़ियां और भी आनी है। जैसे टाटा मोटर्स ने भी कहा 15 गाड़ियां लॉन्च करेंगे 2030 से पहले इंडिया में, मतलब वेरिएंट्स भी हो सकती है। तो गाड़ियां तो ये सब अभी रिसेंटली तो ये सब बढ़िया आ रही है गाड़ियां। ठीक है, डन है। बाकी कुछ आप और ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, मेरे सवाल सारे खत्म हो गए। बस कुछ और कॉमन सवाल जो आपको लगता है कि ऑडियंस को पता होना चाहिए अबाउट कार, ऑडियंस को जो मैंने नहीं पूछा? जो आपने नहीं पूछा और जो पता होना चाहिए, आ, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बताओ? हाँ हाँ, बहुत लोगों को लगता है कि स्कोडा स्कोडा ने मुझे स्पॉन्सर करा हुआ है, मैं 1-2 वीडियो में उनकी बढ़ाई करी है। भाई आज तक 1 रुपया नहीं मिला मुझे उस कंपनी से, एक सिंगल चवन्नी नहीं मिली। हाँ थोड़ा रिगार्ड कर लेते हैं, मतलब सर्विस वगैरह अच्छी है उनकी। आज तक 1 रुपया नहीं मिला भाई मुझे उस कंपनी से। बहुत लोगों को लगता है स्कोडा का मैं ऐसे पेड स्पोक्स पर्सन हूँ मैंने क्योंकि उनकी गाड़ी खरीदी है ना, बहुत लोगों को लगता है कि ऐसे फ्री में मिली है गाड़ी। ओके, कुछ ऐसा कुछ नहीं है भाई, पैसे दे के लाया हो अपनी 100%। बस ठीक है। यही है।
यही सवाल था ना? हाँ, बस मेरी तो ऑडियंस में यही होगा मेरे ख्याल से। बाकी कोई भी हो तो भाई भैया से पूछ लेना, दोबारा आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लग्जरी वाले पे हम पूरा एक डिटेल्ड बनाएंगे, 100 है ना? जब चलो, ठीक है, डन। थैंक यू।